जय हिंद। आज की अपनी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हम अपने कड़ी को, अपने बात को आपके बीच हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक हो चुका है। अभी मैं इस क्लास 10th का मैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ख़त्म करके मैं 2 दिन बाद में चैप्टर नंबर 4 का मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके बीच में हमको क्लास 12th की बायोलॉजी मुझे पढ़ाना है, मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि जितना टेंशन आपको है उतना टेंशन हमको भी है, आपके परीक्षा को लेके, आपके परिणाम को लेके, क्योंकि आपके भविष्य के लिए मैं भी एक प्रकार से साथ में हूँ और रहूँगा और ज़रूर लड़ूंगा। ध्यान देते हैं, चलते हैं। आज की जो अपनी जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। चलते हैं, बात करते हैं आपका सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इस चैप्टर में आपका चौथा लेक्चर है आज, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। आप जरा समझो कि मैं आपको पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई धातु सक्रियता श्रेणी के नीचे है तो कम अभिक्रियाशील होगा, यानी जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं लेकिन बहुत ही स्लो करते हैं, और ये जल से अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। इतनी बात मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। इनके ऑक्साइड को जब आप तुम गर्म करोगे, आप ना गर्म करोगे, हीट करोगे, ऑक्साइड का मतलब ये होता है अशुद्धि। जैसे मान लीजिए कोई धातु निकल गया जमीन के अंदर से, तो उसको आप पिघलाओगे, गर्म करोगे, तो जो ऑक्साइड होता है उसका ऑक्साइड को निकाल कर फिर हमको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सीना बार। सीना बार का जो फार्मूला है उसका नाम है HgS। इसको बोलते हैं सीना बार। इसको क्या बोलते हैं? HgS, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सीना बार कहते हैं। अब एक होता है मरकरी। मरकरी को हम Hg कहते हैं, पारद। मरकरी क्या होता है? पारद होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। अब एक रिएक्शन है 2HgS। 2HgS, इसको मैंने क्या बोला? सीना बार। ठीक है, सीना बार मैंने बोल दिया, ध्यान देना। सीना बार 2HgS, इसको अगर हम क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? गरम करेंगे, यानी तापन करेंगे। क्या करेंगे? तापन करेंगे। तो क्या प्राप्त होता है, जरा आप फटाफट मुझे बताइए। तो बनेगा 2HgO प्लस क्या बनेगा? 2HgO प्लस क्या बनेगा? 2SO2 बनेगा। मतलब कि आप देख रहे हो 2HgS है, मतलब कि जो Hg है मरकरी है 2 है, तो मरकरी कितना आया? 2 आया। तो यहाँ सल्फर कितना है? 2 है, तो सल्फर कितना आया? 2 आया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो यहाँ बैलेंसिंग पूरा हो गई। चलते हैं अगला, जैसे 2HgO और प्लस 2HgO प्लस क्या है? सॉरी, प्लस मत करिए, इसको आप टेम्परेचर दीजिए, तापन करिए, गर्म करिए। तो 2HgO, ध्यान देना आप, 2HgO इसको आप तपाएंगे तो हमारा देखो 2Hg है, ये अलग हो जाएगा। 2Hg हमारा मरकरी अलग हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हम बात करेंगे रिएक्शन का, तो 2Cu2S, 2Cu2S यानी कापर सल्फेट है, क्योंकि सॉरी कापर सल्फाइड है। 2Cu2S प्लस 3O2 प्लस क्या है? 3O2 है। इसको अगर आप गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे। अगर आप 2Cu2S प्लस 3O2 को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है? 2Cu2O और क्या बनेगा? प्लस 2SO2 बनेगा। 2SO2 बनेगा। क्या बनेगा? 2SO2। यहाँ देखिए कापर कितना है? 4 है, 2 दूनी
4, तो यहाँ कॉपर भी 4 है, 2 दूनी 4। सल्फर कितना है 2 है, सल्फर कितना है 2 है। ऑक्सीजन कितना 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ है, 2 दूनी 4, 4 यहाँ है, 4 दूनी 6 हो गया। चलते हैं आगे बात करते हैं, अगली हम हेडिंग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। बस आप मेहनत करो, सफलता आपके हाथ में होगी। बिल्कुल आपको बहुत ही आत्मनिर्भर होकर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपके हाथों में होगी। आप इतनी बात को समझ चलिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगला हम बात करें सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मैं तो हेडिंग नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप अगर कलम और अगर फेयर लिए हैं तो आप मेंशन कर सकते हो या बुक में आप मिला सकते हो। वो हेडिंग का नाम है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो जिंक वगैरह वगैरह था, तो सक्रियता श्रेणी मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो अब जरा आप देख लीजिए जाके वहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में इस धातुओं कौन कौन से धातु हैं। ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं, बीच वाला धातु मैंने आपको बताया था। तो जो है आप जरा उस पर अपना ध्यान, जैसे उसमें क्या था, आयरन था, लेड था, जिंक था, कॉपर था। आयरन था, लेड था, जिंक था, कॉपर था। ये सक्रियता श्रेणी के मध्य धातु हैं। इसको हम कैसे हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देना, पहली हेडिंग है आपका क्या है, इसका नाम क्या है, भर्जन। क्या नाम है, भर्जन। यानी सक्रियता श्रेणी के जो मध्यम वाली धातुएं हैं, जो बीच की धातुएं हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम पहले बात तो प्राप्त करने के लिए हमारी पहली क्रिया है, उसका नाम क्या है, भर्जन। भर्जन का मतलब होता है भूनना, यानी लोग कहते हैं भूजना, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये भर्जन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2ZnS, क्या है 2ZnS, और प्लस क्या है 3O2 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तापन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा आप मुझे बताइए। यहां बनेगा 2ZnO प्लस 2SO2, यही बनेगा। ध्यान देना, पहले आप तो बैलेंस ही देख लीजिए। जैसे कि यहाँ जिंक कितना है, 2 है, तो यहाँ जिंक कितना हो गया, 2 हो गया। सल्फर कितना है, 2, सल्फर कितना है, 2। ये ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो यहाँ अब 2 दूनी 4, 4 और 2 यहाँ हो गया, 6 हो गया। ध्यान देना, भर्जन मैंने आपको यही बताया, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या है, मध्य की धातुएं हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जैसे जिंक है, तो जिंक क्या है, और सल्फाइड है। ये जिंक धातु है, और जो यहाँ सल्फर देख रहे हैं ना, ये अशुद्धियाँ हैं, ये अयस्क हैं। तो इसके साथ जिंक के साथ चिपका होता है, हमको शुद्ध जिंक को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जब इसको हम गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर देंगे, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये गर्म होकर जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। इतना बात आप समझ सकते हैं। अगला हेडिंग है निस्तापन, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, निस्तापन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, निस्तापन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। इसको हम निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। ध्यान देना, जैसे ZnCO3 अगर हम टेम्परेचर करेंगे, तापन करेंगे तो बनता क्या है, ZnO बन जाएगा, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। ध्यान देना कैसे, अब यहाँ जिंक क्या है, 1 है, जिंक 1 है, कार्बन क्या है, 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 और 1 3 हो गया। ध्यान देना आप, देखो जिंक कार्बोनेट
यहाँ जिंक कार्बोनेट क्या है, ये अयस्क है। तो अयस्क में क्या था, जिंक था, और ये अशुद्धि क्या थी, कार्बोनेट थी। जब इसको अशुद्धि को दूर करने के लिए हमने क्या किया, निस्तापन, कैल्शियम निस्तापन क्या था, गर्म करना। जब मैंने गर्म किया, निस्तापन का अर्थ होता है गर्म करना। अगर मैं गर्म करूँगा तो टेम्परेचर दूंगा, तपाऊंगा, तो तब जाके हमारा जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, ये अशुद्धि निकल रही है। आप बात समझ में आया ना आपको, तो ध्यान देना। तो वही मैंने आपको यहाँ लिखा है कि जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। तो आगे बात करते हैं, जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, अब जैसे मान लीजिए 2 यहाँ मैं लिख 3MnO2, अगर उसी से भी अपक्रिया कराएंगे तो फिर आपका अपक्रिया वही बनेगा। बात समझ में आई। अब चलिए, एक मैंने आपको एक पॉइंट है, जरा सा नोट पॉइंट है। आपने सुना होगा Fe2O3, 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 जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके हम यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो ध्यान देना, जो आयरन ऑक्साइड होते हैं और एल्युमिनियम की अपक्रिया का, आयरन ऑक्साइड हो गया और प्लस क्या हो गया आपका, प्लस क्या हो गया आपका, एल्युमिनियम, यानी आयरन ऑक्साइड और प्लस एल्युमिनियम की अपक्रिया का उपयोग, जानते हो कभी कभी आपने देखा होगा कि रेल के पटरी को मशीनों, जैसे क्या होता है, रेल की पटरी हुआ, कभी कभी क्या होता है, जहाज में या मशीनों में जो पुर्जा होता है, उनका जो पार्ट्स होते हैं उसमें दरार आ जाता है, यानी चिटक जाता है। तो उसको सही करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इसको हम बोलते हैं थर्मिट अपक्रिया। क्या बोलते हैं, थर्मिट अपक्रिया। अपक्रिया, अगर आपके यहाँ कोई रेल में कोई अच्छा जॉब करता होगा तो आप उससे पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा थर्मिट अपक्रिया क्या है। थर्मिट में क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और प्लस क्या होता है, एल्युमिनियम से अपक्रिया, दोनों का उपयोग करते हैं। मतलब कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग करके हम रेल की पटरी को जोड़ने में काम आता है और मशीनों के पुर्जों को, यानी उनके पार्ट को चिटक जाने पर जोड़ते हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए। चलते हैं, अगर इनका हम अपक्रिया भी करा लें, ध्यान देना, अपक्रिया भी करा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए Fe2O3, और प्लस क्या है भैया, 2Al, एल्युमिनियम है, तो बताओ क्या बनेगा। आप जानते हैं 2Fe बनेगा, 2Fe बन गया, और प्लस जितना है बाकी उतार लीजिए जो छपा हुआ है आपका, Al2O3। जैसे मान लीजिए आयरन है और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, तो यहाँ आयरन कितना है, 2, तो हमारा 2 आयरन अलग हो गया, क्योंकि जब रेल की पटरी ज्वाइंट करते हैं तो जब इससे दोनों से अपक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे मेन आयरन का उपयोग, जो मेन आयरन होता है वहाँ पे लोहे का निर्माण, इन दोनों लोग मिलकर वहाँ लोहे का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ जो आप एल्युमिनियम देख रहे हैं ना, 2Al, तो 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ निकल कर इसके पास चलाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इतनी बात आप समझ में आए। ध्यान देना, अब इसी के साथ आपकी अगली हेडिंग है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर इसी धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी के एकदम ऊपर धातु था, सोडियम, पोटेशियम, ये सब था ना, एल्युमिनियम, तो इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। अपक्रियाशीलता में श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जो होती हैं अत्यंत अपक्रियाशील होती। इतना अपक्रियाशील सोचे नहीं आप कि अपक्रिया हो गया, इतना अपक्रियाशील होती हैं। सक्रियता मैंने आपको बताया था कि अभी जो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इधर सब इंपॉर्टेंट है।
मतलब कि कौन से अपक्रिया सक्रियता श्रेणी के ऊपर वाली धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं, मध्यम वाली कैसे अपक्रिया करती हैं और सबसे नीचे वाली अपक्रिया कैसे करती हैं, इन सबको आपको एक एक पॉइंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बस ध्यान से मेरी बातों को समझो, सुनो, ठीक। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं आपका दिमाग कहीं और हो, तो ऐसे अगर स्थिति बनी रहेगी तो आपके पेपर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आपके इसके जिम्मेदार आप हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ के जिम्मेदार हैं। मेरा काम क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मुझे पढ़ाना। मैं आपको एक प्रकार से प्रकाश दिखा रहा हूँ, बाकी ये प्रकाश में आप न चल पाए तो आपकी गारंटी है, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए ध्यान देते हैं। तो हम क्या बात करें, सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुएं, सबसे अपक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं उसमें अब अपक्रियाशील हो मतलब कि हम इसमें बात करते हैं। अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जो होती हैं अत्यंत अपक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने यौगिक से प्राप्त नहीं किया सकता है। इन्हें न तो आप कार्बन से गर्म कर सकते हैं और ना कोई यौगिक आप बना सकते हैं, ध्यान देना। अब जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर आने वाली धातुएं हैं। जैसे मान लीजिए एक सोडियम का अगर हम बात करें कैथोड का रिएक्शन, कैथोड, अब ये कैथोड है, ठीक है, और ये क्या है, एनोड है। एनोड एक कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। कैथोड का मतलब क्या होता है, जहां पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, और ये नोट बोलो क्या होता है, जहाँ पे माइनस का चार्ज होता है। तो ध्यान देना है आप। अब यहाँ मैंने कहा कि सोडियम है, क्या है, सोडियम है, और सोडियम क्या है, यहाँ पे क्या है, अब प्लस है, और फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना लिया, Na बना लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2Al है, एल्युमिनियम आयन है, तो क्या किया, क्लोरीन Cl2 और प्लस क्या किया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब कि यहाँ एल्युमिनियम पे 2 है तो Cl2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कैथोड की अपक्रिया है, कोई इस पे पदार्थ नहीं बन रहा है, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। मैंने अभी आपको यही शब्द मैंने आपको बोला, कोई पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता है इनसे सोडियम से और पोटेशियम से, कैल्शियम से और मैग्नीशियम से कोई पदार्थ आप नहीं बना सकते हैं, यौगिक नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये विद्युत अपघट्य होते हैं, ये आयनिक होते हैं, आयनिक रूप में होते हैं। अगर आप अपक्रिया कराओगे तो आयन के रूप में विद्युत धारा में प्रवाहित हो जाएंगे, ये किसी पदार्थ को नहीं बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम क्या है, धनायन है तो निकल गया, एल्युमिनियम ऋणायन है तो निकल गया, किसी विद्युत धारा में जाके कहीं पे कहीं छिप गया, तो उसका हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं, इससे कोई आप बना नहीं सकते हैं। तो अगला हमारा जो हेडिंग है उसका नाम है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण का मतलब क्या है, मैं भी आपको समझा रहा हूं, ध्यान। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है, अपघटनीय परिष्करण है। अपघटनीय परिष्करण में क्या होता है, अगर कोई धातु में कोई अपद्रव्य है, कोई अशुद्धियां हैं, उसको आप कैसे निकालोगे, इसके बारे में आपको यहां पे जानकारी मिलेगी, ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एक टैंक हो गई, ठीक, ये टैंक हो गया, और यहाँ पे 2 क्या लगे होते हैं, एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है, आप जानते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे क्या है, एनोड है, ठीक। अब यहाँ कुंजी जो भी लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से जो बटन लगा होता है, आप तो जान भी करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कापर सल्फेट का विलयन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अम्लीय कापर सल्फेट, ये CuSO4, ये कापर सल्फेट क्या है, विलयन है, ये कापर सल्फेट का विलयन है। और उसके बाद में इसको आप टैंक जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कापर सल्फेट का विलयन है, जब आप किसी भी विद्युत धारा में जब कापर सल्फेट को आप ऐड करोगे तो जो कापर होता है वो जाके प्लस के ऊपर जाके चार्ज के ऊपर बैठ जाता है।
इतनी बात समझ पाए आप। तो मतलब कि वो प्लस की ओर मूव करता है, कापर और सल्फेट आयन है, ये दोनों क्या है, एक प्रकार से इन्हें हम कापर सल्फेट यानी कापर सल्फेट होता है, ये एक विलेन होता है, ये टैंक होता है, टैंक में डालते हैं तो इनकी अपक्रिया एक एनोड कैथोड तरफ चलती है। जैसे कि कभी क्या होता है, अगर नमक कोई अर्थ में अगर मिक्स करता है या मिलाता है तो क्या होता है, वो अपक्रिया करके विद्युत धारा में प्रवाहित हो जाती है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसी के दौरान अभी आपके लास्ट पॉइंट हेडिंग है, उसको ध्यान दीजिएगा। एक है संक्षारण से सुरक्षा, ध्यान देना। संक्षारण किसे कहते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में मैंने आपको बताया था, विकृत गंधिता के पहले। आप ध्यान देना कि संक्षारण किसे कहते हैं, मैंने आपको यही बताया था, किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आई हुई कोई धातु अपने आप को संक्षारित कर देती है, उसी घटना को संक्षारण कहते हैं। या आप कह सकते हो यदि कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में ही आते ही संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं, यानी लोहे पर जंग का लगना। अगर मान लीजिए अब यहाँ है वही चीज़ क्या है, संक्षारण से सुरक्षा, यानी किसी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, कोई लोहे को जंग से लगने से बचाया जा सकता है। तो आप कुछ लोग क्या कहते हैं कि मगर कोई लोहा है तो घर में खिड़की पेंटिंग कर देते हैं, प्राइमर मार देते हैं कि ताकि कोई जंग न लगे, इस लोहा संक्षारित न हो, खिड़की संक्षारित न हो, तो लोग पेंटिंग कर देते हैं। और इसके साथ क्या कर देते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और इतना नहीं ग्रीस भी लोग लगा लेते हैं। शटर उठाने वाला होता है तो लोग उसमें ग्रीस लगा देते हैं भाई, ताकि जंग न लगे और उठाने में भी ईजी हो काफ़ी। ठीक है, तो ये बात हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, एक हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे, AU, इसे हम क्या बोलते हैं, हम गोल्ड कहते हैं। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। आप जानते हैं सबसे मुलायम धातु क्या होता है, सोना होता है, गोल्ड। और सबसे कठोर क्या होता है, आप जानते हैं डायमंड होता है। लेकिन कुछ लोग के मन में अभी इस समय दिमाग में उठ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि सबसे मुलायम धातु क्या होता है, सोना, लेकिन कोई कान में पहन कर घूमता है कि उसको दबा दिया जाए तो जल्दी दबता नहीं है, बहुत हार्ड होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस क्या है। आप ध्यान देना, जो शुद्ध सोना होता है, पहला पॉइंट, जो शुद्ध सोना होता है, जो शुद्ध क्या होता है, सोना होता है, वो कितना होता है, अब ध्यान देना, 24 कैरेट जो होता है वो एकदम प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट। लेकिन क्या होता है, जो स्वर्णकार लोग होते हैं वो इस सोने को जानते 22 कैरेट का यूज़ करते हैं। कितना भैया, 22 कैरेट सोना का यूज़ करते हैं। और उसी 22 कैरेट सोना में 2 भाग तांबा या चांदी क्या मिलाते हैं, तांबा या चांदी मिला देते हैं। इसलिए वो जो गोल्ड होता है वो कठोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भाई अगर शुद्ध सोने से, शुद्ध गोल्ड से किसी भी रिंग, ब्रेसलेट्स, ठीक है, कान में का, नोज में का, मतलब बनाएंगे, लेकिन उसका आकार, उसका डिजाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए शुद्ध सोने जो होते हैं उससे हम कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं। और जो 24 कैरेट सोना होता है बहुत ही शुद्ध होता है। लेकिन जो स्वर्णकार लोग होते हैं 22 कैरेट सोना और प्लस क्या होता है, तांबा या चांदी 2 कैरेट उसमें मिक्स कर देते हैं। कितना भैया, 2 कैरेट। यहाँ पे 2 कैरेट क्या होते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है, वो 2 कैरेट मिक्स कर देते हैं, तब जाके 24 कैरेट बनता है। और जब बनेगा थोड़ा हार्ड रहेगा, यानी कोई रिंग पहना है तो मुड़ न जाए, थोड़ा सा मजबूत रहेगा, हार्ड रहेगा, और किसी का भी आकार, फ्लावर वगैरह का आकार, कोई डिजाइन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप ध्यान थोड़ा रखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु आप जानते हैं कापर और जस्ता,
तांबा, तांबा का जो फार्मूला है तांबा, ठीक है, तांबा को हम क्या बोलते हैं, कापर कहते हैं। कहते हैं ना भैया कापर वायर, कहते हैं लोग तांबे का तार, लोग कुछ लोग कहते हैं तांबे का तार, कापर वायर। और प्लस क्या होता है, जस्ता, जस्ता, जस्ता को हम क्या बोलते हैं, जिंक कहते हैं, जिंक। तो तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तब जा क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बनती है। मिश्रातु यानी पीतल का निर्माण होता है, पीतल, पीतल, ठीक है। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। अगर लोहे की बाल्टी आप खरीद रहे हैं तो शुद्ध होता है, आयरन है। लेकिन अगर आप पीतल खरीदते हैं जो पीला पीला होता है तो उसमें तांबा मिलाते हैं, कापर मिलाएंगे और प्लस जस्ता मिलाएंगे, यानी जिंक प्लस कापर। इसको आप चाहे तांबा कहो चाहे आप कापर कहो, बात क्या है आपका एक है, ठीक है। तो यहाँ पे कापर होता है और प्लस जस्ता, तब उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, पीतल। तो पीतल एक प्रकार मिश्र धातु है, मिश्रातु है, यानी मिक्स मिला हुआ है ना। और ध्यान देना एक बार, और ताम्र, 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 इसको हम ताम्र भी कहते हैं, ताम्र। ये ताम्र क्या है, ताम्र हम क्या बोलते हैं, कापर को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कापर। तांबा कहो चाहे ताम्र कहो, बात क्या है, कापर। और टिन, टिन जानते हैं, टिन क्या होता है, टिन। टिन को हम क्या बोलते हैं, यसियन। क्या बोलते हैं, यसियन। इससे हम क्या बनाते हैं भैया, इसे हम कांसा बनाते हैं, कांसा। इससे कांसा का बर्तन बनाते हैं। मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत डिजाइनिंग दार जो कांच के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो वही क्या होते हैं, कांसा होते हैं। यानी कापर और टिन को मिला कर कांसा, कांसा का बर्तन अचार उचार बनाने में क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, इतना आप याद करके रखिएगा। और एक पॉइंट थोड़ा सा और है, मैं आपको बता दूं, आपका लेक्चर खत्म हो जाए। ध्यान देना, ताम्र यानी कापर, जो कापर होता है ना, Cu कापर, इसका जो उपयोग होता है विद्युत परिपथ बनाने में। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे ले कि सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कौन करता है, कापर। अगर लोग कहते हैं यार आप बाइंडिंग कराने जा रहे हो तो कापर वायर कराना, ठीक है, तांबे का तार कराना। तो कापर वायर क्या होता है, उसके अंदर विद्युत धारा बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर कोई अगर पंखे का बाइंडिंग कर दे रहा है, किसी मोटर का बाइंडिंग कर दे रहा है, अगर कापर वायर है तो इससे बेस्ट है, तब समझ लीजिए बहुत अच्छा वो चलेगा, बहुत अच्छा एवरेज देगा आपको। ध्यान देना, तो वही क्या है, विद्युत परिपथ बनाने में। आपने सुना होगा शीशा, शीशा, शीशा को हम क्या बोलते हैं, शीशा। इसको हम बोलते हैं पीबी यानी लेड। और शीशा और प्लस टीन क्या होता है, टीन, टीन यसियन मैंने आपको बताया था, टीन। तो अगर शीशा और टीन जब दोनों मिलाते हैं ना तो क्या होता है, सोल्डर बनता है। क्या बनता है, सोल्डर बनता है। आप जानते हैं सोल्डर किसी बेल्ट, अगर विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए अगर कोई कहीं अगर टेलीविज़न या कोई भी अगर आप बनवा रहे हैं, अगर कोई मोबाइल हुआ, उसकी जो प्लेट होती है तो बिना सोल्डर काम नहीं हो पाता है। तो सोल्डर जो है वो शीशा और टीन को मिलाते हैं तब जाकर सोल्डर बनता है और वही प्लेट को जोड़ने में काम देता है, ठीक है। तारों को वेल्डिंग करते हैं, दो तारों को वेल्डिंग करने के लिए हम सोल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपका ये बात कर दिया और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ आज के लिए। और अगले टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा चैप्टर नंबर 4 लेकर क्लास 10th की। तो आप बहुत इसको आप पढ़कर ख़त्म करिए। फिलहाल मैं 2 दिन के लिए, मैं 3 दिन के लिए थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ और